तो CSS सूडो क्लासेस में हमने कल तक फर्स्ट ऑफ टाइप कवर कर लिया है, एंकर में फोकस कवर कर लिया था, ठीक है। इनपुट में कवर कर लेते हैं। अब इनपुट में उस जो एंकर है उसमें एक्टिव होता है जैसे, उसी तरह से इनपुट में फोकस होता है, ठीक है। देखो फोकस क्या है, कोई भी इनपुट है उसमें सूडो क्लास लगाई हमने फोकस, यानी इनपुट बॉक्स में जब आप बाय डिफॉल्ट देखो क्या है, पहले बाय डिफॉल्ट देखेंगे फिर उसका फोकस देखेंगे। बाय डिफॉल्ट इसके बैकग्राउंड कलर कैसा आ रहा है, व्हाइट। हमने प्रॉपर्टी लगाई जैसे इस पे फोकस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। देखो फोकस करने का मतलब इसके अंदर जाना। अब मैं टाइप कर रहा हूं तो बैकग्राउंड कलर येलो है, मैंने बाहर आ गया व्हाइट हो गया, इसके अंदर गया तो इस पे येलो हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे मैं इसके अंदर जा रहा हूं क्लिक करके टाइप करने के लिए, तो इसका मतलब फोकस हो रहा है इस पर। ये इसकी कौन सी स्टेट कहलाएगी, फोकस स्टेट। जो स्पेशल स्टेट है इस इनपुट की, ये स्टेट हुई फोकस। हमें याद करना है कौन सी स्टेट कब होती है, तभी हम सारी की सारी जो है ना सूडो क्लासेस प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी कि फोकस सेलेक्टर होता है इसमें, उसके अलावा और सब कुछ वैसे ही है जैसा पहले चल रहा था। अब देखो इसमें, इसको देख लें, इस एग्जांपल को समझ लो। इसमें कुछ और अच्छा दिया है, व्हेन एन इनपुट टाइप टेक्स्ट गेट फोकस, जब ये फोकस होएगा तो ग्रेजुअली चेंज द विड्थ 100 पिक्सल से 250 पिक्सल, ठीक है। देखो बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ कर रखी है 100 पिक्सल इनपुट की। जब ये टाइप टेक्स्ट है, इसका टाइप टेक्स्ट तो हमेशा है इसका, लेकिन जब इसमें फोकस कर रहे हैं तो इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड चेंज करा अभी हमने, यहाँ पे फोकस करने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, बाय डिफॉल्ट इसकी विड्थ इतनी सेट की थी हमने, ठीक है। अब इसमें एक चीज और समझ लेंगे हम समझेंगे ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी है ईज इन आउट और विड्थ की तरफ, और 35 सेकेंड यानी 0.35 सेकेंड इज इन आउट। इसका मतलब क्या है समझ लो। जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस पे फोकस कर रहे हैं तो इसकी विड्थ बढ़ रही है, लेकिन जब विड्थ इसकी बढ़ रही है और घट रही है तो आप ध्यान से देख रहे हो कि टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड से बहुत कम टाइम लग रहा है, वो टाइम है ये, यानी पूरा ये हो जाएगा 0.35 सेकंड में। अगर हम ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, देखो अभी लगाया हुआ हमने ट्रांजिशन, तो ये क्या कर रहा है, जब विड्थ बढ़ रही है या घट रही है तो एक हल्का सा एनिमेशन आ रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एकदम से हो गया, एक जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के कंप्लीट हो रहा है 0.35 सेकेंड में, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लिक किया विड्थ बढ़ी, फोकस हटाया विड्थ उतनी आ गई, फिर फोकस करने पे विड्थ बढ़ रही है। अब देखो अगर मैं ट्रांजिशन हटा दूंगा, ट्रांजिशन का मैजिक देखो, ट्रांजिशन हटा दिया तो विड्थ इसकी एकदम से बढ़ गई, आपको पता नहीं चला, आंखों से देख ही नहीं पाया आप कितनी जल्दी बढ़ गई, वो कितनी जल्दी घट गई, ये एकदम से ब्लिंक हो रहा है। लेकिन जब हमने ट्रांजिशन लगाया था फोकस करने पे, ट्रांजिशन तो इसमें पहले ही था विड्थ की तरफ, लेकिन ये जो विड्थ है, विड्थ सेट करी थी जब हमने, ट्रांजिशन फोकस करने पे इसकी विड्थ बढ़ रही है तो विड्थ की तरफ ट्रांजिशन सेट हो गया। अब क्या हो रहा है, ट्रांजिशन विड्थ की तरफ अप्लाई हो गया। ये हल्का सा बहुत स्लो से ये जो है ना इंक्रीज होता है। अब टाइम लगता है इसको इंक्रीज होने में 0.35 सेकेंड, उस समय बहुत फास्ट होता है जब हम ट्रांजिशन नहीं लगाते हैं। तो ट्रांजिशन का मैजिक समझ में आ गया CSS में, ठीक है। फोकस हो गया, ओवर हमने पहले ही कर चुके हैं एंकर पे, जस्ट माउस ओवर करते हैं तो उसका इफेक्ट हम कुछ लगा सकते हैं ओवर पे जाके। इन रेंज क्या है, सेलेक्ट इनपुट, ये करते हैं हम सेलेक्ट पे, सेलेक्ट इनपुट। जब इनपुट को सेलेक्ट करते हैं, एलिमेंट विद ए वैल्यू विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज, जब एक पर्टिकुलर रेंज में सेलेक्ट करते हैं वैल्यू को, उस समय उस पर हम लोग सूडो क्लास अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई किया हमने, देखो यहाँ पे ये इनपुट टाइप है कोई, उसमें इन रेंज नाम का हमने सूडो सेलेक्टर लगाया, क्लास
जो है और उसके बॉर्डर को, जब उसमें रेंज है कोई, तो जब वो उस पर्टिकुलर रेंज में है तो उसका बॉर्डर इतना हो जाएगा। देख ध्यान से, हमने क्या करा, एक इनपुट टाइप लिया, उसका टाइप लिया नंबर, मिनिमम 5 लिया और मैक्सिमम 10 लिया, वैल्यू उसमें बाय डिफॉल्ट डाल दी 7, ठीक है। लेकिन अगर वो रेंज में है तो उसका बॉर्डर आएगा, अगर रेंज से बाहर हो गया तो बॉर्डर नहीं आएगा। जैसे रेंज के आप सेट करिए हमने मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10, तो देखो जैसे ही हम 10 से बाहर जाए, नहीं, जैसे ही हम इसकी वैल्यू 10 से क्रॉस करेंगे, अभी 10 है तो बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। मिनिमम हमने सेट कर दिया इसमें 5, तब भी बॉर्डर आ रहा है। यानी जो पर्टिकुलर रेंज हमने सेट की थी, अगर उस रेंज में उसकी वैल्यू है, इन रेंज है, तो बॉर्डर आएगा। ट्राई टाइपिंग ए नंबर आउट ऑफ रेंज लेस देन 5 और हायर देन 10। तो ये यहां से इंक्रीज तो नहीं हो रहा, मैंने इसमें क्या टाइप कर दिया, 1 टाइप कर दिया, ध्यान से देखो बॉर्डर चला गया। इससे तो इंक्रीज डिक्रीज हम उतना ही कर सकते थे जितनी उसकी रेंज दे रखी है, लेकिन इसमें लिख कुछ भी सकते हैं। अब मैंने 111 लिख दिया, बॉर्डर चला गया। अगर इस रेंज के अंदर है, 5 या 10 के बीच में है, तो उसका बॉर्डर सेट हो जाएगा वही, जैसे मैंने कितना मिनिमम 5 है, 6 लिख दिया, बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो इन रेंज सेलेक्ट जो सूडो सेलेक्टर है वो CSS का इस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक है आउट ऑफ रेंज, एक इन रेंज है, उसके उल्टा है आउट ऑफ रेंज। कहाँ गया, ये रहा आउट ऑफ रेंज, देखो बिल्कुल बिल्कुल इसका उल्टा है ये वाला। आउट ऑफ रेंज का मतलब है कि उस रेंज से बाहर जो है, आउट ऑफ रेंज हमने लगाया तो बॉर्डर इतना होएगा रेड। कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई फॉर्म बनाते हैं, तो मान लो एज चाहिए फॉर्म में, जो फॉर्म भरेगा उसकी एज जो है ना 18 से 40 होनी चाहिए, और उसने एज भर दी 55, तो हम उसको एरर दिखा देंगे, बॉर्डर लाल दिखा देंगे, भैया एरर है, ये आप नहीं डाल सकते। उसको हिंट दे दिया कि भैया ये गलत है वैल्यू। तो इस तरह काम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनपुट का बॉर्डर चेंज कर देंगे जब वैल्यू आउट ऑफ रेंज होगी, क्योंकि रेंज हमने बनाई है 5 से 10, तो जैसे ही आउट ऑफ रेंज जाएंगे तो रेड हो जाएगा, और इन रेंज आएंगे तो नहीं होगा। देखो इन रेंज में मैंने डाला 5, तो नहीं है, आउट ऑफ रेंज जाते ही कलर चेंज हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, इन रेंज में, तो हम पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको भी एक साथ भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक बार में एक ही लगाएं। देखो ध्यान से, तो जब इन रेंज में रहेंगे तो कलर येलो रहेगा, आउट ऑफ रेंज होंगे तो कलर हम कुछ और लगा सकते हैं। जैसे इन रेंज वाला है, कहाँ गया भाई, इन रेंज वाला ये रहा, है ना। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इन रेंज वाली, ये भी हम सेम टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो इस पे मैंने दोनों अप्लाई कर दी। अगर इन रेंज में है तो कलर येलो है या ग्रीन कर दिया मैंने, चलो इसको, ठीक है। और आउट ऑफ रेंज है तो रेड हो गया। देखो अब ये रेड है, मैं यहाँ पे 5 किया, ग्रीन हो गया, यानी वैल्यू सही है, ठीक है। तो हम दोनों की कितनी भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, सूडो क्लास जो है ना, सूडो सेलेक्टर कितने भी लगा सकते हैं, जितने उस पर अप्लाई कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि हम उस पर क्या लगाना चाह रहे हैं। जैसे फोकस वाला लगाना है इसी पे, लो इस पे फोकस वाला लगा देता हूं। फोकस पे मैंने क्या करा, बॉर्डर बैकग्राउंड चेंज कर दिया। जब फोकस होगा तो बैकग्राउंड कलर मैंने बना दिया जी, कैसा, ब्लू, ठीक है। तो जब फोकस करेंगे इस पे, अभी फोकस नहीं हो रहा, अंदर गया, कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। तो एक से ज्यादा सूडो क्लास या कितनी भी CS हम लोग एक एलिमेंट पे लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनवैलिड। अब ये भी इनपुट में ही लगता है, जो इनवैलिड नाम की जो सूडो क्लास है वो इनपुट में ही लगेगी। देखो इनवैलिड कैसे काम करती है, अब देखो देखो हमने क्या करा, टाइप दिया उसका ईमेल इनपुट का, और वैल्यू उसमें डाल दी ये वाली, तो ये इनवैलिड है।
अगर इनवैलिड है तो उसका बॉर्डर कलर ये हो जाए। क्या करता है, जो फॉर्म है, फॉर्म की वैलिडेशन होती है, तो वैलिडेशन वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करेगी। तो अगर वैल्यू इनवैलिड है, हमने वैलिडिटी क्या बनाई उसकी, ईमेल, तो अगर हम सही लिख देंगे तो उसका बॉर्डर डिफॉल्ट हो जाएगा। देखो मैंने लिखा ईमेल टाइप का, ईमेल लिख दिया तो बॉर्डर ये आ गया। मैंने ईमेल में थोड़ी सी भी गड़बड़ करी, देखो ये हटा दिया। ये भी ईमेल का फॉर्मेट है, लेकिन क्या ये ईमेल का फॉर्मेट है, नहीं। तो ईमेल का फॉर्मेट हम लिखेंगे तो इसमें सही रहेगा। अगर फॉर्मेट गलत हो गया तो यानी इनवैलिड हो गई वैल्यू। इनवैलिड होते ही वो ये प्रॉपर्टी सेट कर देगा जो भी हमने लगाई है सूडो क्लास में। अब जैसे इसको मैंने बनाया नंबर, मैंने इसकी वैलिडिटी क्या दी, नंबर, वैल्यू भी कुछ नहीं पास कर रहे, तो मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, ठीक है, तो ये बोल नंबर आ गया, यहाँ पे वैलिड है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे अगर हम कुछ टाइप करेंगे, वैसे तो ये टाइप करने नहीं देगा, लेकिन ये रेड कर देगा। नंबर नहीं टाइप करा, मैंने ई टाइप कर दिया, नंबर है ही नहीं ये, तो ये वाली इस पे सी से सेट कर देगा इनवैलिड के केस में। उसके बाद में है लैंग, हम ऑलरेडी कर चुके हैं लैंग को। लास्ट चाइल्ड, देखो पी का फर्स्ट चाइल्ड हमने किया है, लास्ट चाइल्ड भी देख लो क्या है। इसकी एक्सरसाइज से आपको पता चल जाएगा लास्ट चाइल्ड होता क्या है। जितने भी ये पी हैं सारे के सारे ये बॉडी के चाइल्ड हैं, इस बॉडी के। तो इस बॉडी के जो भी पी में लास्ट चाइल्ड है उस पर जाके कलर कर दो, ये हो गया। फर्स्ट चाइल्ड लगाते तो इस वाले पे कलर होता, ये लास्ट चाइल्ड प्रॉपर्टी होती है। पी के अलावा कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं केवल पी है। बस यहाँ पे सारे पी थे तो पी में से ढूंढ रहा है। लास्ट ऑफ टाइप, अब यहाँ पे देखो हमने लिखा था फर्स्ट ऑफ टाइप, इसी का जस्ट उल्टा है लास्ट ऑफ टाइप। आप इसको करके देखोगे, लिंक हमने ऑलरेडी कर दिया है। अनविजिटेड जो एंकर होते हैं वो कर लिया है। नोट सेलेक्टर ये बहुत काम का है, चलो इसको देखते हैं नोट वाला। नोट पी, अब ये कह रहा है कि नोट पी पे बैकग्राउंड कलर लगा दो। देखो यानी जहां पे पी नहीं है केवल उन पे बैकग्राउंड कलर लगाना है। देखो इसके अंदर हमने एक CSS लगाई, यहाँ पे प्री सेलेक्टर कुछ भी नहीं लगाया, प्री सेलेक्टर कुछ नहीं लगाया, ग्लोबल बना दिया इसको। यानी पी में कलर दे दिया हमने रेड, ये जितने भी पी हैं सब में कलर रेड आएगा। लेकिन जितने भी नॉट पी हैं, पी के अलावा जो भी लिखा हुआ है, चाहे वो H1 है चाहे वो एंकर है, सब पे कलर कैसा आ गया, ये वाला। अब कलर समझ में नहीं आ रहा नॉट पी पे कैसा है, तो हम दूसरा कलर लिख देंगे, मैंने लिख दिया ग्रीन, ठीक है। तो देखो जो भी नॉट पी थे उन पे कलर आ गया ग्रीन, यानी ये एंकर है इस पे ग्रीन आ गया, ये H1 है इस पे ग्रीन आ गया। पी पे कलर कैसा था, पी पे कलर मान लो हमने लगाया था रेड, पी पे कलर रेड आ गया। और जितने भी नॉट पी हैं यानी पी के अलावा, नॉट पी मतलब पी के अलावा, तो पी के अलावा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे नॉट H1 लिख सकते थे हमने लिख दिया यहाँ पे नॉट H1। देखो नॉट H1 को छोड़ के सब पे कलर आ जाए, ये देखो। तो H1 ये था, लेकिन नॉट H1 पे कलर ग्रीन है, तो H1 पे भी आ रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हाँ तो अच्छा, नॉट H1 पे ये है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, H1 पे भी कलर देना पड़ेगा। समस्या ये है कि H1 पे कलर देना पड़ेगा। हमने ब्लैक दे दिया H1 पे, ठीक है। तो H1 पे ब्लैक दे दिया और नॉट H1 पे ये दे दिया। तो एक्चुअली इसको समझने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, जब नॉट प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अंदर नॉट लिखेंगे तो उसका डिफॉल्ट वैल्यू आपने लिखना पड़ेगा। डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो भी हम चेंज कर रहे हैं उसकी हमें पहले लिखनी पड़ेगी कि अगर H1 है तो ये आएगा और नॉट H1 है तो ये कलर आएगा। फिर है nth चाइल्ड। देखो ये समझो nth चाइल्ड क्या होता है। nth चाइल्ड का मतलब, देखो nth मतलब वहां, जैसे 10वां 12वां 14वां 18वां। nth का मतलब होता है वहां, चाइल्ड मतलब बच्चा, यानी 14वां बच्चा 15वां बच्चा, ठीक है। देखो कैसे लगाया प्रॉपर्टी को, हमने क्या करा, यहाँ पे ये डिव है, डिव का ये चाइल्ड है, ये डिव है इसका ये चाइल्ड है, ये डिव है इसका ये चाइल्ड है, ये यूएल है इसके ये चाइल्ड है सारे के सारे,
ठीक है, तो हमने लगाया nth चाइल्ड, div का nth चाइल्ड यानी 2, यानी दूसरा बच्चा। तो div का दूसरा बच्चा कौन पे कलर लगाया? रेड। ठीक है, div जो किसी का दूसरा बच्चा है, देखो ये div है पहला, ये div आया दूसरा, तो दूसरे वाले div पे जाके हमने कलर चेंज कर दिया रेड, दूसरे पे जाके हो गया। ठीक है, अब देखो li जब दूसरा बच्चा होगा तो ये li है यहाँ पे दूसरे नंबर का सेकंड लिस्ट आइटम, इस पे कलर कौन सा कर दिया? लाइट ग्रीन, ये हो गया दी यहाँ पे जाके। ठीक है, ये है nth चाइल्ड 3, तीसरा बच्चा, nth चाइल्ड 3, यानी कहीं पे भी किसी का भी तीसरा बच्चा हो, जब वो तीसरा बच्चा हो किसी का, तो उस पे जाके येलो कलर करना है। तो देखो यहाँ पे ये पहला डिव है, बॉडी का चाइल्ड है, ये डिव दूसरा है, ये तीसरा है, ये वाला डिव जो है ना तीसरा चाइल्ड है, तो इस पे जाके कलर तीसरे पे इसने येलो कर दिया। यहाँ पे ये तीसरा बच्चा था, इस पे जाके कर दिया। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि वो डिव होगा या एलाई होगा या क्या होगा, बस वो तीसरा बच्चा होगा किसी का। एवरी थर्ड एलिमेंट अमंग एनी ग्रुप सिबलिंग, ग्रुप सिबलिंग मतलब भाई बहन में तीसरा वाला जो होगा, तो ये डिव है, सारे आपस में भाई बहन है, तो ये तीसरा वाह है डिव का ग्रुप। यहाँ पे एलाई के ग्रुप है, तो ये तीसरा वाह। ये nth चाइल्ड हो गया। उसके बाद है nth लास्ट चाइल्ड, एवरी p एलिमेंट दैट इज द सेकंड चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट काउंटिंग फ्रॉम द लास्ट। इस वाले में हम स्टार्टिंग से काउंटिंग कर रहे थे, इसमें लास्ट से करते हैं, देख लो। अब जैसे दूसरा तीसरा चौथा है वो लास्ट से काउंटिंग होएगी। देखो ये बोल रहा है कि दूसरा बच्चा, लेकिन लास्ट वा, छोटे में से दूसरा। एक आदमी के मान लो 5 बच्चे हैं, तो सबसे छोटा वाला, सबसे छोटे की तरफ से गिनना शुरू करें, छोटे से बड़ा, तो छोटे से बड़ा जो दूसरे नंबर पे आएगा छोटे की तरफ से, तो छोटे की तरफ से दूसरा नंबर ये वाला आ गया, बड़े की तरफ से ये आता। देखो अगर हम इसमें से लास्ट हटा देंगे और सेकंड करेंगे तो प्रॉपर्टी कौन सी सेट होएगी? लास्ट हटा दिया वर्ड मैंने, तो अब यहाँ से शुरू से काउंट होना शुरू होएगा। तो शुरू से दूसरा कौन सा आएगा? उसको मैंने ग्रीन कर दिया। तो जब शुरू से काउंट करेंगे तो ये दूसरा है, और पीछे से काउंट करेंगे तो ये दूसरा है। अब देखो मैंने क्या करा, शुरू से तीसरा, लास्ट से तीसरा, लास्ट की तरफ से काउंट करेंगे और तीसरा, उस पर कलर कर देंगे, ये आ गया। पीछे से काउंट कर रहे हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो लास्ट व nth हो गया। उसके बाद है nth लास्ट ऑफ टाइप, ये बिल्कुल इसी में से है, लास्ट ऑफ टाइप में से। आप इसको करके देखो, आ जाएगा समझ में बड़े आराम से। ओनली ऑफ टाइप, इसमें स्ट्रिक कर दिया, सेलेक्ट एवरी p एलिमेंट दैट इज द ओनली p एलिमेंट ऑफ इट्स पेरेंट। अपने पेरेंट का केवल वो p है, ओनली ऑफ टाइप। देखो केवल वो p टाइप का है अपने पेरेंट का, केवल p पे। ध्यान से देखना, बैकग्राउंड कलर ये वाला जो आ रहा है रेड, वो केवल p पे आ रहा है, अपने पेरेंट के p पे। ओनली ऑफ टाइप, p जो है ओनली ऑफ टाइप है। ओनली का मतलब वो केवल अकेला बच्चा है, बोलते नहीं किसको ये इसका इकलौता बच्चा है, इसके 2 बच्चे हैं, तो जो एक व्यक्ति के उसके 2 p हैं, एक p है यानी एक ही बेटा है। ये डिव है, ये व्यक्ति है, इसके 2 p हैं, तो केवल कलर उस पर करना है कि जो अपने पापा का केवल इकलौता है, ओनली ऑफ टाइप है, तो अपने पापा का इकलौता बच्चा है, उस पे जाके करना है। तो ये कर दिया, इकलौता है ये, इन पे नहीं हो रहा। ये ओनली चाइल्ड है, देखो ओनली चाइल्ड मतलब ओनली ऑफ टाइप था, वो ओनली चाइल्ड है। दोनों में थोड़ी सी समानता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे। देखो बैकग्राउंड कलर रेड है ओनली चाइल्ड पे और p पे। p है जो है वो ओनली चाइल्ड है, यहाँ पे ये ओनली नहीं है, यहाँ पे एक स्पेन है इसका बच्चा और एक यहाँ पे p है। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ओनली चाइल्ड। वो था ओनली ऑफ टाइप। ओनली ऑफ टाइप वो
उसमें था कि देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे पहले P था, यानी दो बहनें थी, यहाँ पे एक ही बहन थी यानी इकलौती बच्ची। यहाँ पे दो बहनें थी, उसमें से एक इकलौता सेलेक्ट करें, यहाँ पे भाई बहन है, तो भाई बहन में से केवल एक P। जहां पे P तो है लेकिन वो केवल एक ही है, उसका कोई दूसरा नहीं है। अब इसको समझेंगे, कहाँ गया, और है ऑप्शनल। इनपुट में ऑप्शनल पे जाएंगे, ठीक है। अब देखो ऑप्शनल क्या होता है इनपुट में, और रिक्वायर्ड क्या होता है। दो चीज होती हैं, ऑप्शनल और रिक्वायर्ड। एक रिक्वायर्ड होता है, एक ऑप्शनल होता है। देखो हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट कोई भी इनपुट होता है, ये वाला इनपुट है तो ये कह रहा है कि इसमें वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो इसने क्या करा, ऑप्शनल, जो भी ऑप्शनल है जिसको हमने ऑप्शनल लिख रखा है उसमें कलर येलो कर दो। बाय डिफॉल्ट ये वाला इनपुट लिखा हमने, इसमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं लिखी, तो जिसमें रिक्वायर्ड नहीं लिखते हैं वो ऑप्शनल होता है बाय डिफॉल्ट। इसमें नहीं लिखेंगे रिक्वायर्ड तो ये भी ऑप्शनल बन जाएगा, तो दोनों कलर, ये वाला भी इनपुट और ये भी इनपुट, दोनों येलो हो जाएंगे क्योंकि ऑप्शनल पे हमने येलो दे रखा है, ठीक है। इसमें टाइप करेंगे कलर वही रहेगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क ये पड़ रहा है कि अगर हमने उसे रिक्वायर्ड बना रखा है तो उस पर ये वाला कलर सेट नहीं होएगा, क्योंकि ये सेट कर रखा हमने केवल ऑप्शनल पे। देखो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख दिया तो केवल रिक्वायर्ड पे येलो कलर आएगा। देखो अब इस पे चेंज हो गया, अब ऑप्शनल पे नहीं आ रहा। तो देखो ऑप्शनल पे करेंगे तो कौन सा कलर आएगा, और रिक्वायर्ड पे करेंगे तो कौन सा कलर आएगा। देखो ये करा मैंने ऑप्शनल पे, ऑप्शनल पे येलो आ गया, ऑप्शनल पे करना है मान लो मैंने ग्रीन, यानी ये वाला फील्ड ऑप्शनल है, इसमें वैल्यू लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। ये है रिक्वायर्ड तो हाईलाइट कर दिया, यानी इसमें आपको वैल्यू फिल करनी ही करनी है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनी तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। मेन चीज है सेलेक्टर। सेलेक्टर कैसे करेंगे, सिचुएशन हम जब हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे ना तो आपके समस्या सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं को अचीव करने के लिए, उनका हल निकालने के लिए सारे सेलेक्टर हमें आने चाहिए कि किस सेलेक्टर को किस समय अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप CSS अच्छे तरह से लगा सकते हो। ये होता है, ठीक है। फिर है आउट ऑफ रेंज, जैसे इन रेंज था उसी का उल्टा आउट ऑफ रेंज है, ऑलरेडी हमने बता दिया। रीड ओनली, रीड ओनली को पढ़ लो। जब किसी इनपुट में हम रीड ओनली प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखो इसमें एक इनपुट है, इसमें हमने यहाँ पे लगा दिया रीड ओनली, पहले रिक्वायर्ड लगाया था, तो रीड ओनली इस तरह से लिखते हैं। ध्यान से देखना है कि जब कोई सूडो क्लास होती है उसमें एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, जैसे था आउट ऑफ रेंज, तो आउट लिखा, हाइफन लिखा, फिर रेंज लिखा। रीड ओनली ये एक ही वर्ड है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में, एट्रीब्यूट में एक ही वर्ड है, लेकिन यहाँ पे CSS में लिखते समय इसको इसके बीच में हाइफन लगा देंगे। जैसे बैकग्राउंड कलर, दो अपने आप में अलग वर्ड है, तो एट्रीब्यूट बनाते समय इसमें एक बीच में हाइफन लगा दिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, रीड ओनली में लगा दिया येलो, यानी जो जो इनपुट जिन पे रीड ओनली है, देखो ये वाला है, इस पे रीड ओनली नहीं लगा रखा तो इस पे वाला बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा। ये रीड ओनली बना रखा है तो इसको येलो कर दिया। तो जो इनपुट जिनकी एट्रीब्यूट हमने रीड ओनली सेट कर रखा है उन पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना था, ये कर दिया। आगे है रीड राइट। तो क्या होता है रीड राइट, रीड राइट क्या होता है, वो सारे के सारे इनपुट जिन पे रीड ओनली नहीं लगा हुआ है वो सारे रीड राइट होते हैं, जिन पे रीड ओनली लगा हुआ है वो केवल रीड ओनली है। तो देखो ये रीड ओनली है, इस पे कोई कलर नहीं लगा रखा है, और रीड राइट पे हमने येलो लगा रखा है, यानी जिन पे लिख सकते हैं उन पे तो येलो लगा दिया, जिन पे नहीं लिख सकते उन पे कुछ नहीं लगाया। तो रीड ओनली जो है रीड राइट का जस्ट उल्टा होता है। इसके बाद सूडो क्लास है रिक्वायर्ड, हमने ऑलरेडी कर दिया। रूट, टारगेट चलो टारगेट भी कर लेंगे। वैलिड, इनवैलिड का उल्टा वैलिड है, वैल्यू यानी वैलिड है इनपुट में तो ये सूडो क्लास लगेगी। विजिटेड, एंकर पे हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, देख चुके हैं करके। रूट और टारगेट समझ लेते हैं क्या है। सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर द HTML डॉक्यूमेंट, यानी जो रूट डॉक्यूमेंट है
रूट का मतलब जो सबसे पहला कौन सा है, तो होता है रूट हमेशा बॉडी होता है। तो बॉडी पे इसने क्या कर दिया, बॉडी होता है HTML होता है, बताओ मुझे, रूट एलिमेंट बॉडी होता है या HTML होता है? HTML होता है। तो HTML पे कलर बैकग्राउंड कर दिया, देखो इसने HTML पे इसने क्या करा, इस वाले पे पूरे पे बैकग्राउंड कलर ऐड हो गया, ठीक है। नहीं, इसको सेलेक्ट करता हूं, ये है। तो ये जो HTML है इस पे कलर देखो लगा हुआ है, हमने रूट पे लगाया था लेकिन लगा है HTML पे, देखो हेड पे गया ये कलर नहीं आएगा, तो ये लगा हुआ है HTML पे। तो समझने वाली बात केवल इतनी है कि जब सूडो क्लास रूट लिखी हुई होती है तो समझ लेना कि पूरे के पूरे HTML पेज पे ही वो प्रॉपर्टी सेट है जो लगा रखी है, इतना समझना है बस। टारगेट, किसी आईडी का जो टारगेट होता है, जैसे सेलेक्ट द करंट वैल्यू, टारगेट लगाते हैं हम लोग किसमें, एंकर टैग में लगाते हैं, एक आई फ्रेम में लगाते हैं। यहाँ पे एंकर पे हमने टारगेट लगाया news1, यहाँ पे टारगेट लगाया news2। करा क्या है, जहां भी टारगेट है लगा हुआ वहां पे हमने क्या किया, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड और ये कोड लगा दिया और बैकग्राउंड कलर ये वाला दे दिया, ठीक है। अब कलर समझ लो, बॉर्डर कलर क्या लगाया, ग्रीन है ना, और बैकग्राउंड कलर क्या लगाया, येलो। समझो इन चीजों को पहले। टारगेट पे है ना, ये चीजें आएंगी आपके टारगेट पे। अभी ये ब्लू हो रहे हैं सारे के सारे। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इन लिंक पे क्लिक करेंगे, तो जिस पे भी टारगेट लगे हुए हैं उनके बॉर्डर कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज होंगे। देखो क्लिक करा, आप देखो ध्यान से चेंज कहां हुआ, बॉर्डर, इसका जो टारगेट है, जब हम टारगेट लगाते हैं, इसको समझो, ये मैपिंग समझो, ये बहुत काम की मैपिंग आपके। टारगेट उसी पेज पे कैसे लगाते हैं, एक तो टारगेट लगाते थे HREF में, हमने लगाया ये टारगेट, यहां पे प्रॉपर्टी नहीं है, यहां पे HREF में वैल्यू डाल रखी है। टारगेट यहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, समझना क्या है टारगेट में, एंकर पे HREF लगाया, HREF में हमने लगाया हैश और news1। हैश का मतलब है वो एलिमेंट जिसकी आईडी news1 है, तो वो एलिमेंट जिसकी आईडी news1 है, इसको टारगेट कर रहा है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसका टारगेट होएगा। मैंने इस पे क्लिक किया तो इसका कलर चेंज हुआ है, देखो। मैंने इस पे क्लिक किया दूसरे वाले पे news2 पे, तो इसका जो टारगेट है उसका कलर चेंज हो जाएगा। देखो इस पे क्लिक करा तो ये कलर चेंज हो गया इसका। ये है तो इसका टारगेट ये है, ये है तो इसका टारगेट ये है। ये मैपिंग आ गई सबको समझ में कैसे हो रही है टारगेट वाली। HREF में जब हम कोई टारगेट सेट करते हैं, किसी एलिमेंट की आईडी लिखते हैं हैश से, तो उसको टारगेट करने के लिए इस तरह से करते हैं, ठीक है। इसको और ज्यादा घना समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा देता हूं, चलो। मैंने क्या करा, इस P के अंदर बहुत सारी कंटेंट लिख दी, इस P के अंदर भी बहुत सारी कंटेंट लिख दी, सेव कर दिया। अब देखना ध्यान से, मैंने लिखा जंप टू न्यू कंटेंट 2। जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये स्क्रॉल करेगा 2 को, ए देखो पेज के टॉप पे ये 2 वाला ले आया। फिर से गया मैंने इस पे क्लिक करा तो ये क्या करेगा, इसको टॉप पे ले आएगा। ये इसका टारगेट है, टारगेट सेट हो गया, ठीक है। जैसे दो बंदे हैं, कोई वो क्या करते हैं, शूटिंग कर रहे हैं, तो एक बंदे को शूटिंग करने के लिए टारगेट दिया गया, एक कोई पुतला सामने खड़ा है, उसके सर पे गोली मारनी है, दूसरे को दूसरे के। तो जब ये वाला गोली मारेगा तो उस पे जाके लगेगी जो इसका टारगेट है, दूसरे को जो टारगेट दिया है उस पे जाके लगेगी।
तो इसी तरह से ये जो बंदा है, इसको मान लो ये एक बंदा है, इसका टारगेट है ये वाला पैराग्राफ और इसका टारगेट है ये वाला पैराग्राफ जो दूसरा है। कहाँ गया दूसरा वाला? ये रहा। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम वहां पे चले जाएंगे जहां पे वो पैराग्राफ है, चाहे वो कहीं पे भी है, कितना भी नीचे जाके है, वो आ जाएगा। ठीक है, तो सूडो क्लास ऑलमोस्ट हमारी सारी की सारी हो गई, कुछ मैंने पहले करा दी थी। कल का टॉपिक हमारा शीर्षक सूडो एलिमेंट होएगा, लेकिन आज जितने भी हमने सूडो क्लास की हैं उन सब का आप रिवाइज कर लो फिर से। ठीक है, ओके। थैंक यू। थैंक यू सर।